इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के कल जो क्वेश्चन हुए थे वो क्वेश्चन आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 9 से कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार लाइक करें, सभी लोग लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पानी के नल है जिसमें एक तो बड़ा नल है और एक छोटा नल है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो बड़ा नल है सबसे पहले हम मान लेंगे, इसमें आपसे कहा गया है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में एक व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ पे जो बड़ा व्यास वाला है वो कम समय लेता है जो छोटे व्यास वाले नल के अपेक्षा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम मान लेंगे, माना कि छोटे नल को हौज भरने में लगा समय, कितना मान लिया हमने छोटे नल के लिए x, और बड़े व्यास वाले के लिए कितना मान लेंगे भाई, बड़े नल को हौज मतलब होता है टंकी, हौज भरने में लगा समय। यहाँ पे जो छोटा नल है वो बड़े नल से 10 घंटे अधिक ले रहा है, लेकिन बड़ा जो नल है उसमें कहा गया है 10 घंटे कम ले रहा है। तो आपने छोटे को अगर x माना है तो बड़ा 10 घंटे कम लेगा, तो x - 10 घंटे। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा व्यास का नल है वो छोटे वाले से 10 घंटे कम ले रहा है। अब यहाँ पे हम एक एक घंटे का निकालेंगे सभी का, तो इस कारण क्या करेंगे, एक घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया पानी, एक घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया पानी, कितने घंटे में, एक घंटे में। कितना समय लगा उसको, x घंटे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे भाई दूसरा वाला कि छोटे नल द्वारा, यहाँ पे जो दूसरा नल है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि छोटा बड़ा नल लिख के, ये तो पहले वाले नल के लिए हो गया। आप लिखोगे कि एक घंटे में दूसरे नल द्वारा भरा गया पानी, तो एक घंटे और कितना समय ले रहा था, x - 10। और यहाँ पे तुम्हें कुल समय दिया गया है, कुल समय कितना है, दोनों का मिला के कुल समय है 9 सही 3/8। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो 9 और 8 का गुणा किया जाता है, 72 हो जाएंगे, और 72 में 3 आप जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे, 75/8 घंटे, क्योंकि ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको दोनों नल का आपको समय पता चल गया। ठीक है, कुल समय भी आपको पता है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, और प्रश्नानुसार में देखो सभी लोग क्या करना है। प्रश्नानुसार में आपको क्या करना है कि जो टोटल समय है पहले तो वो लिखना है 75/8। ठीक है, दोनों का है ये, पहले वाले के लिए 1/x, दूसरे वाले के लिए 1/x - 1। अब यहाँ पे ये बताओ, तो बराबर में एक आया, क्यों एक आया, क्योंकि दोनों ही नल एक ही हौज को भर रहे हैं। ठीक है भाई, मतलब एक ही टंकी को भर रहे हैं। बीच में जो चिन्ह आएगा वो सभी लोग बताओ कि कौन सा आएगा, सभी लोग बताएं कौन सा आएगा। तो बीच में जो चिन्ह है वो आएगा भाई प्लस का चिन्ह आएगा, काय का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों नल भर रहे हैं, टंकी भरी जा रही है। अगर टंकी खाली होती तो बीच में क्या आता, माइनस आता। ठीक है, मतलब टंकी को खाली कर रहे होते नल।
तो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, 75/8 तो आपका लिखा ही रहेगा, ठीक है, ऐसे लिखा ही रहेगा। यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, x और x माइनस के 10, कैची गुणा करोगे, x माइनस 10 का 1 से करोगे तो x माइनस 10, x का 1 से करोगे तो x, और बराबर में कितना लिखा है आपका 1, ठीक है। उसके बाद देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर x और x जुड़ जाएगा, पहले तो 75/8, ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस के 10 अपॉन, गुणा करोगे तो x स्क्वायर माइनस का 10x, और बराबर में आपका लिखा है कितना, 1, कितना लिखा है बराबर में 1 लिखा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 75 का तो आपको इसमें गुणा करना है और 8 का इसमें गुणा करना है। तो 75 का आप जैसे 2x में करोगे तो 75 दूनी होती है 150x माइनस की 750, ठीक है। 8 का करोगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस के 80x, और बराबर में क्या लिखा है 1, 1 के बटे में कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, कैची गुणा कर दो, इस वाले का इससे करो तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस के 80x, और ऊपर वाली संख्या का नीचे वाले से करोगे तो 150x और माइनस के 750, बराबर क्या है 0 है। अब यहाँ पे पक्षांतर करोगे, बराबर में 0 नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि अभी बराबर में 0 नहीं चले, क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया, पक्षांतर नहीं किया। पक्षांतर करोगे तो क्या आएगा 8x स्क्वायर माइनस के 80x, ये माइनस के तुम्हारे 150 हो जाएंगे और ये प्लस के 750 हो जाएंगे, बराबर कितना आएगा भाई आपका, अब आएगा बराबर आपका 0। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो तो 8x स्क्वायर, ये यहाँ पे आपके 80x और ये 75 है 150x, ये आपके हो जाएंगे कितने 230x और प्लस के 750 बराबर में 0। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपके पास दो तरीके हैं, आपको सूत्र विधि भी आती है, पूर्णवर्ग विधि भी आती है और गुणनखंड विधि भी आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए कि 2 का पूरे समीकरण भाग जा रहा है तो हम क्या करते हैं, संख्याओं को छोटी करने के लिए 2 का भाग लगाते हैं समीकरण, 2 का भाग देने पर तो 2 का 8 में जाएगा 4x स्क्वायर, 230 में जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 115x प्लस के यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 375, जब 2 का भाग लगाओगे बराबर में 0। अब आप लिखोगे जो आपका द्विघात समीकरण बन के आया है इसकी तुलना कैसे करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। तो हिंदी लिखने के बाद उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ से देखोगे a बराबर कितना है आपका 4, b बराबर कितना है, b बराबर है आपका माइनस के 115x, ठीक है, माइनस के 115 लिखा जाएगा b का मान, c बराबर कितना है 375 है। सूत्र आपको पता है, क्या सूत्र होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यहाँ पे रखोगे आप मान तो x बराबर b का मान रखोगे तो यहाँ माइनस लगाए और यहाँ भी माइनस लगाए तो b का मान मैं डायरेक्ट रखूँ प्लस का 115 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 115 का होल स्क्वायर करोगे आप माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान है आपका 4 और c का मान है आपका 375 अपॉन में 2 इंटू 4, ठीक है। x बराबर 115 प्लस माइनस 115 का वर्ग, तो 115 का वर्ग करोगे अब तो वो होता है 13225, 13225 माइनस और 4 गुणा 375 करोगे तो ये आपका आएगा 6000, ठीक है। अपॉन में नीचे गुणा करोगे तो वो कितना आएगा 8 आएगा। अब अगर इसे आप सोल्व करोगे तो x बराबर 115 प्लस माइनस ये आपका आ जाएगा भाई रूट में जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा 7225, कितना आ जाएगा 7225 अपॉन कितना अभी 8 है। x बराबर 115 प्लस माइनस 7225 वर्ग है आपका भी 85 का अपॉन में 8। पहले कौन सा चिन्ह लोगे, अगर आप प्लस चिन्ह लेते हो यहाँ से, क्या लेते हो, अगर आप यहाँ से प्लस चिन्ह लेते हो तो x बराबर कितना आएगा, अगर प्लस चिन्ह लोगे तो 115 में 85 जुड़ जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे 200 और बटे में 8, अगर आप डिवाइड करोगे तो वो कितने आ जाएंगे आपके 25, ठीक है। जब आपने कौन सा लिया प्लस चिन्ह, अब जरा यहाँ देखो जब आप माइनस चिन्ह लोगे, कौन सा चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लोगे
तो कितना हो जाएगा, 115 में से 85 घट जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, 30/8। तो इसे काटोगे तो कितना आएगा, 3.75। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मान आपका ये वाला है 3.75, ये मान तो पॉइंट में है, तो इसे तो आप हटा सकते हो। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 25। अब जरा देखो कि आपने क्या क्या माना था। x बराबर अगर आपका 25 आया है तो आपने यहाँ पे माना था कि जो आपका छोटा नल है वो आपका x घंटे में भर रहा था, छोटा नल। तो छोटा नल जो भरेगा आप लिख सकते हो कि अर्थात छोटा नल को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे, और बड़े नल को भरने में लगा समय बराबर कितना, तो 25 माइनस 10, जो नीचे आप हिंदी में लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15 घंटे। तो आप यहाँ पे अगर लिखोगे कैसे करके, सबसे नीचे जाके आप लिखोगे अथा में, ठीक है भाई। अथा में आप जो लिखोगे वो देखो यहाँ पे, देखो सबसे ऊपर कैसे आपको लिखना है। तो आप लिखोगे छोटे नल को भरने में लगा समय, छोटे नल को भरने में लगा समय बराबर 25 घंटे, ठीक है। और बड़े नल को भरने में लगा समय बराबर 25 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 15 घंटे। तो ये आपको इस क्वेश्चन में करना था, ठीक है। 4.4 के भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी आज खत्म हो जाएगी। अब देखो जरा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि मैसूर तथा बेंगलोर के बीच की दूरी 132 किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है कि एक तो आपकी एक्सप्रेस गाड़ी है और एक कौन सी गाड़ी है, सवारी गाड़ी है। तो भाई यहाँ पे हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल, तो रेलगाड़ी की चाल आप कितनी मान लोगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे कहा गया है कि जो सवारी गाड़ी की औसत चाल है वो क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो जो आप मानोगे एक्सप्रेस गाड़ी की, यहाँ पे लिखा ना एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी से, तो ये जो आपने मानी है ये सवारी गाड़ी की है, ठीक है। तो एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी x प्लस के 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये एक्सप्रेस गाड़ी की हो जाएगी। कुल दूरी आपकी कितनी है, तो आप लिखोगे मैसूर से बेंगलोर की दूरी, बेंगलोर की दूरी, ये दूरी आपकी कितनी है, ये है भाई 132 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे। तो सबसे पहले देखोगे कि यात्री मतलब सवारी गाड़ी, यात्री गाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय, यात्री गाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है आपकी 132 और चाल आपने मानी है x किलोमीटर पहले वाले की, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी 132 है लेकिन चाल उसकी x प्लस 11 है। अब यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार। अब जरा एक बार सवाल को देखो। सवाल में कहा गया है कि एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। सवाल में कहा गया 1 घंटे कम समय लेती है कौन सी एक्सप्रेस रेलगाड़ी, कौन सी गाड़ी से, सवारी से। तो पहले तो लिखोगे सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, 132 बटे एक्स समय जो लिया था, ठीक है। फिर आ जाओ भाई 132 बटे एक्स प्लस 11, ये हो गई आपकी एक्सप्रेस, कितने घंटे कम समय ले रही थी, एक। बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा कम और ज्यादा के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे से आपको लेना है एलसीएम। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा आपका x और x प्लस के 11, ठीक है। कैंची गुणा करोगे तो 132 का तो पहले x से करोगे तो कितना हो जाएगा,
132x, ठीक है। 132 का करोगे अब आप 11 से, तो 132 का आप 11 से करोगे तो प्लस के आएंगे 1452, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले x का इस वाले 132 से करोगे तो माइनस के 132 x और बराबर में कितना आएगा आपका 1। ये तो है माइनस के और ये प्लस के आपस में कट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 1452। नीचे गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस के 11x बराबर में 1 बटे में 1 मान लो, कैंची गुणा फिर से कर दो, एक्स स्क्वायर 11x बराबर 1452, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 1452 बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। अब यहां से आप फिर से लगा सकते हो, कौन सी विधि, सूत्र विधि लगा सकते हो। सूत्र विधि कैसे लगाओगे, तो आपको पता है कि यहाँ से अब आपको क्या छाड़ना है, यहाँ से आपको देखना है कि सबसे पहले ये बताओ कि इसमें a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 11, c बराबर कितना है माइनस के 1452, ठीक है। सूत्र लगाओगे x बराबर माइनस p प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस के b का मान है 11 तो माइनस के 11 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 का वर्ग माइनस 4a का मान है 1 और c का मान है आपका कितना माइनस के 1452, ठीक है। अपॉन में 2 इंटू में 1, x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और इनका गुणा करोगे तो वो आपका कितना आ जाएगा, तो गुणा करोगे ये आपका आ जाएगा भाई 5808, ठीक है। गुणा करोगे तब क्योंकि 4 का पहले 1 से और फिर 1452 में करोगे, नीचे 2 का 1 से 2 1 का 2, x बराबर माइनस के 11 प्लस माइनस इनको ऐड करोगे तो वो आ जाएगा आपका 5929 अपॉन 2, एक्स बराबर माइनस 11 प्लस माइनस ये आपका जो वर्ग है वो 77 का वर्ग है, कितने का है 77 का अपॉन 2। एक बार कौन सा चिन्ह ले लूं, प्लस चिन्ह, तो एक्स बराबर माइनस के 11 प्लस 77 और पूरे के बटे में 2, तो एक्स बराबर इन्हें आप ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे 66 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 33। एक बार कौन सा लोगे, माइनस चिन्ह लोगे, तो माइनस चिन्ह क्या होगा, एक्स बराबर माइनस के 11 और माइनस के 77 बटे में 2, तो माइनस के 88 बटे में 2 कितना आ जाएगा माइनस के 44। तो माइनस का तो आंसर आपका होगा नहीं, तो आप क्या लिखोगे नीचे कि अतः। अब जरा यहाँ देखो अतः में आप क्या लिखोगे, तो सभी लोग देखें कि अतः में क्या लिखना है। आपने रेलगाड़ी की चाल कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स का मान जो प्लस का आपका आया है वो आपका आया है प्लस के 33, तो आप लिखोगे कि अतः में लिखोगे, देखो जरा यहाँ पे अतः में क्या लिखना है आपको, अतः में लिखना है अतः सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 11 थी तो वो हो जाएगी आपकी 33 प्लस के 11, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर है, ठीक है। अब देखेंगे जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है वो है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। ये भी क्वेश्चन बहुत ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कहा गया दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया गया है 468 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो सबसे पहले एक बार सभी लोग शेयर करें, और जितने भी लोग देख रहे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल सभी लोग लिख लेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसमें दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है, दो वर्ग दिए गए हैं, उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 है। तो हमने मान लिया कि माना कि वर्ग की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी
भुजा बराबर में x मान लीजिए, ठीक है। ये छोटे वर्ग की भुजा हो गई। बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? तो वो होगी आपकी रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्यों होगी? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। और कितना योग दिया गया है? 468। तो ऐसे तो आपने पीछे भी कहते कि दो संख्याओं का योग होता है तो एक को एक्स मानते हैं और दूसरी को 468 माइनस के एक्स, लेकिन यहाँ वर्ग था इसलिए इस पे स्क्वायर लग गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें रखनी है ध्यान। अब इसमें आपसे कहा गया है कि इनका परिमाप, तो परिमाप का सूत्र लिख लो क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 4x, ठीक है। छोटे वाले के लिए, छोटे वाले के लिए कितना हो जाएगा? 4x। और बड़े वर्ग का परिमाप करोगे तो बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप आपको कितना आ जाएगा? 4 इंटू में रूट में 468 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्षेत्रफल आपसे कहा गया और इनका कहा गया परिमापों का अंतर कितना है? 24। तो पहले का परिमाप लिखो प्रश्नानुसार 4x, दूसरे का लिखो 4 रूट में 468 माइनस एक्स स्क्वायर, अंतर कितना दिया है? 24। सोल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पे सोल्व करने का तरीका आपको पता है कैसे किया जाता है। सोल्व यहाँ पे आपको करना है तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि ये 4x है, या तो इनको इस साइड लेके आओ या फिर इस 4 को इस साइड लेके आओ, तो आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस 24 को हम इस साइड लेके आते हैं और इस माइनस की संख्या को इस साइड लेके जाते हैं। तो कितना हो जाएगा? 468 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 24 और प्लस के 4x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब यहाँ सोल्व करोगे तो ये 4 और रूट में 468 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा तो 6 प्लस के एक्स बचेगा। ये 4 से 4 आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? रूट में 468 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में 6 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है कि जब भी रूट हटाना है दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अगर वर्ग करोगे तो यहाँ पे तो रूट हट जाएगा 468 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सूत्र लेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि जब वर्ग करोगे तो ऐसे करके ये लिखा जाएगा कि 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब a का मान 6, b का मान x, तो a स्क्वायर, तो 6 का वर्ग 36, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के 2ab, तो कितना हो जाएगा? 12x। पक्षांतर कर दो सीधा सा, इन सबको उठा के सेट ले आओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस के 36, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर 12x और ये आपके घट के कितने बचेंगे? 216। 216 नहीं बचेंगे, 432 बचेंगे। घर आप घटाओगे तो 432 बराबर में 0। अब यहाँ पे 2 का 2 गया भाग, 2 का अगर भाग लगाते हो इसमें, 2 का भाग देने पर, 2 का भाग लगाओगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2 का जैसे भाग लगाओगे तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, और यहाँ पे लगाओगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 बराबर में 0। अब क्या करना है? 216 के खंड 6 के बराबर। तो 216 के खंड 6 के बराबर कितने होते हैं कि 18 और 12 का गुणा करोगे तो आपके 216 आ जाएंगे। 18 में से 12 घटाओगे तो आपके कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो यहाँ से ये खंड आपको करने हैं घर से, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया 4.4, ठीक है। 4.4 में आपसे कहा गया कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो आपकी एक्सरसाइज है ये 4.4, पहली बात तो ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले इसमें आपको मूलों की प्रकृति याद करना है। तो मूलों की प्रकृति भाई होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे और उनको कैसे ज्ञात करेंगे, पहली बात तो ये।
तो किसी भी समीकरण में अगर मूलों की प्रकृति याद करने हो तो इसका मतलब पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है, सभी लोग देखेंगे कि यदि d का मान ग्रेटर देन 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, तो मूल होंगे वास्तविक। कैसे होंगे, वास्तविक होंगे मूल। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि अगर d का मान आपका बराबर 0 आता है, d भी देख लेंगे d क्या होता है, पहले पॉइंट लिख ले सभी लोग। तो मूल आपके कैसे होंगे, तो मूल वास्तविक बराबर होंगे। ठीक है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। अगर पॉइंट नंबर 3 में क्या है, d का मान आपका लेस देन 0 आता है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो मूल कैसे होंगे भाई, काल्पनिक होंगे। तो इन शब्दों का मतलब क्या है, मतलब सबसे पहले समझते हैं कि मूल काल्पनिक और वास्तविक ये कैसे होती है। काल्पनिक का मतलब ये होता है कि उसके मूलों को हम ज्ञात नहीं कर सकते। और काल्पनिक अपन को कैसे पता चलेगा कि काल्पनिक आया है, तो देखो यहाँ पे अगर आपने इस समीकरण के मूल निकाले, और मूल कैसे निकालेंगे अभी वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये डी जो लिखा है हर पॉइंट में, ये डी का मतलब क्या है। तो डी को भाई हिंदी में कहते हैं, सभी लोग स्टार बना के नोट करेंगे, इंपोर्टेंट है ओटी के लिए 1 नंबर। ठीक है, ओटी यहाँ से आपकी आएगी कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए विविक्त कर, क्या बोलते हैं इसे, तो विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर डी बराबर, ये सूत्र होता है डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आपने द्विघात समीकरण में रूट में आप लिखते थे, इसे लिखते थे आप रूट में। ठीक है भाई, द्विघात समीकरण जब सूत्र विधि लगाते थे तो रूट में यही संख्या आप लिखते थे बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसे हम कहते हैं हिंदी में विविक्त कर। पेपर में आपसे हिंदी में कहा जाता है, कैसे करेंगे, यदि किसी समीकरण द्विघात समीकरण का विविक्त कर डी बराबर डॉट डॉट होता है तो आपको भरना होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है भाई, उसके बाद देखते हैं कि मूल काल्पनिक वास्तविक या बराबर होने का मतलब क्या होता है। तो अगर आपने इस सूत्र को इस वाले सवाल में लगाया और आपका आंसर आ जाता है 0 से बड़ा, तो समझ जाना कि मूल कैसे हो रहे हैं, वास्तविक हो रहे हैं। और अगर आपका आंसर आ जाता है 0 तो आपको लिखना होगा मूल वास्तविक है। ये प्रकृति लिखी है, वास्तविक है, वास्तविक बराबर, ये प्रकृति बोलते हैं इनको। और अगर ऐसे आ जाता है ऐसे करके, इसका मतलब हुआ कि मूल 0 से छोटे आ रहे हैं, मतलब मूल ऋणात्मक होंगे। कैसे होंगे भाई, मूल ऋणात्मक होंगे। और पहले वाले में कैसे होंगे, मूल धनात्मक होंगे। ठीक है भाई, तो अगर धनात्मक आते हैं तो वो आपके वास्तविक होंगे, बराबर आते हैं तो वास्तविक बराबर लिखा जाता है हिंदी में, 0 से छोटे आते हैं तो उनको लिखा जाता है काल्पनिक। और 0 से छोटे आने का मतलब कि मूल आपके ऋणात्मक आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन से समझते हैं। ऐसे तो हमने समझ लिया, पॉइंटों को भी समझ लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि जो समीकरण दिया है, दिए गए, और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आज 4.4 के क्वेश्चन सभी कराए जाएंगे, इंपोर्टेंट है। दिए गए समीकरण, क्या लिखना है आपको, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक, दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से करते हो तो व्यापक द्विघात समीकरण आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। जो समीकरण में बार बार लिखता हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में पूछ जाता है किसी भी द्विघात समीकरण के लिए व्यापक समीकरण होता है एक शब्द में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ए का मान बताओ कितना है, ए का मान है आपका 2, बी का मान है भाई माइनस के 3, सी का मान है भाई आपका 5। अब लगाओगे आप क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने इसमें लगाया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है माइनस के 3, उसका करेंगे हम वर्ग माइनस 4a का मान है 2, सी का मान है भाई 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये माइनस के 4 दूनी 8, 8 पंजे कितने हो जाएंगे भाई आपके 40। अगर घटाओगे तो माइनस के 31 बचेंगे। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये 0 से छोटे हैं या बड़े हैं या 0 के बराबर है। तो हमने देखा कि ये ऋणात्मक है,
और ऋणात्मक है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जीरो से छोटे हैं, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि लेस देन जीरो। लास्ट वाला पॉइंट देखो, जीरो से छोटे हैं तो यही लिखा जाता है। तो अगर ये आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अतः जो डी आया है आपका वो लेस देन जीरो आया है, इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अब रही बात ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे एक शब्द में पूछा जा सकता है कि समीकरण के मूल कैसे हैं, तो आप रफ में सॉल्व करके सीधा एक शब्द में आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 2 नंबर लायक तो ये क्वेश्चन है, 2 नंबर में आया भी है कि समीकरण की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। प्रकृति ज्ञात करने के बाद कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि इसके मूल बताओ कितने हैं, ठीक है। मतलब मूल कैसे निकालोगे, इसके खंड करके। खंड कैसे करोगे? 5 के 2 से, मतलब गुणा करोगे 10, 10 के खंड कितने के बराबर? 3 के बराबर। तो भाई इसके खंड अगर हो रहे होंगे तो आप करोगे, नहीं तो अगर मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये कि आपसे प्रकृति पूछी गई थी, प्रकृति आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। अगला क्वेश्चन भी आप सभी लोग अब जरा करके बताओगे, देखो। सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये जो आपको समीकरण दिया है, तो दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण और व्यापक समीकरण सभी लोग बताओ कमेंट में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0 से करने पर, अगर इससे आप तुलना करोगे तो a बराबर सभी लोग कमेंट में बताओ कितना है? 3। b बराबर सभी लोग बताओ माइनस के 4 रूट 3। c बराबर बताओ सभी लोग प्लस का 4। सूत्र वही लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस के 4 रूट 3 का 1, माइनस 4a का मान है 3 और c का मान है आपका 4। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोगों को दिक्कत आती है कि रूट का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो यहाँ पे समझ हुई कि रूट का स्क्वायर कैसे किया जाता है। माइनस 4 रूट 3 को हमें 2 बार लिख के गुणा करना है। तो पहली बात तो ये कि माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 4 का 4 से होगा तो हो जाएंगे आपके 16, रूट 3 का रूट 3 से करोगे तो आएंगे 3। कुल मिला के आप गुणा करोगे तो कितने आएंगे? 48 प्लस के 48 आ गए। ये करो, 4 तिया 12 और 12 चौक कितने हो गए आपके? 48। तो आपने देखा कि मूल कैसे आ गया? 0 आ गया। इसके घटाओगे तो कितना बचेगा? 0 बचेंगे। अच्छा, अगर मूल आपके 0 बचते हैं तो आप क्या लिखोगे कि जो d का मान है वो आपका 0 आया है। अगर d का मान 0 आया है तो इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक। समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर। समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। कैसे होंगे समीकरण के मूल? वास्तविक और बराबर होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सबसे ना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, 0 वाला बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जितने भी लोग अभी देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर करें वीडियो को और शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना है, भाषा वही लिखनी है कि दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर। तुलना करोगे a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर प्लस का 3। वही सूत्र है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान -6 का वर्ग, -4a का मान 2 और c का मान 3। 6 का वर्ग होता है 36, 4 दूनी 8 और 8 के कितने हो गए आपके? 24।
यहाँ पे आप देखोगे 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1। ये आप देखोगे 12 जो है वो 0 से बड़े हैं तो ऐसे वाला चिन्ह आएगा। अगर 0 से ये बड़े हैं तो आपको पता है कि पहला पॉइंट काम आएगा इसमें। कौन सा पॉइंट? पहला पॉइंट। तो आप लिख सकते हो कि डी जो है वो ग्रेटर देन 0 आया है। तो आप लिख सकते हो कि इसलिए समीकरण के मूल कैसे होंगे? पहले पॉइंट के लिए है इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। ठीक है भाई। तो ये था आज की आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपको करना क्या है सुनो। पहली बात तो ये कि जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक करें। ठीक है, सबसे पहले लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करें सभी लोग, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि होमवर्क के कौन कौन से क्वेश्चन है। तो होमवर्क में लिखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, मूलों की प्रकृति याद करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो एक्स स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के साथ दूसरा क्वेश्चन बराबर 0 है। 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 1 तीसरा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 2 चौथा क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस का 1। ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। मूलों की प्रकृति आपको करनी है ज्ञात। ठीक है, तो आज की क्लास ये समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।